हाय विवेक भैया, थैंक यू सो वेरी मच। इतने शॉर्ट नोटिस पे मैंने आपको बहुत जल्दबाजी में बुलाया और आप आए। सो भैया, मेरा आज का आपको बुलाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि कुछ क्लेरिफिकेशंस चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप आज ये चीज़ें पूरे सोसाइटी को बताएं। अभी कल ही वॉइस ऑफ सृष्टि टीम का रिपोर्ट कार्ड एक उन्होंने पब्लिश किया है, वो पूरी सोसाइटी के ग्रुप्स पे भी आया है, जिसमें कि उन्होंने मेंशन किया कि बिल्डर ने 2019 से लेके और नवंबर 2022 तक फ्लैट्स बेचे जिसमें कि कोई एनओसी इशू नहीं की गई। तो क्योंकि आप हमेशा से बोर्ड में रहे और एक एक्टिव हो रहे, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आप पूरी पब्लिक को ये बताएं कि ये क्या है जो एनओसी का इशू है, ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा मयंक, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो आपने मुझे इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाया। और मेरे ख्याल में ये पूरे अपार्टमेंट के लिए एक इंफॉर्मेशन होगी जो जो पूरी जो सच्चाई के तरीके से हमने जो काम किया है और क्या एक्चुअल में हुआ है वो सबको पता चलेगा। सो थैंक्स फॉर दैट। तो ये सबको पता है कि हमने 2019 में पहली बार अपार्टमेंट में चुनाव हुआ और एओए बनी। तो जो एनओसी का मुद्दा इन्होंने कहा है कि बिल्डर के लगभग 80 फ्लैट्स को एनओसी दे के बिना रिकवरी किए एनओसी दे दी और रजिस्ट्री उनकी करा दी, तो ये सरासर गलत है। तो उससे पहले सबसे पहले हमें एनओसी समझना चाहिए कि एनओसी है क्या जी। क्या एनओसी दी जाती है, किस केस में दी जाती है। अगर आप किसी भी बिल्डर से नया फ्लैट परचेज करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो बिल्डर और बायर के बीच में एक एग्रीमेंट है और उसके बेस पे जैसे ही आप अपार्टमेंट बनता है और उसे पूरी पेमेंट कर देते हैं तो इसमें कोई थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बिकॉज वो फर्स्ट ओनर है। वो फर्स्ट ओनर है और डायरेक्ट बिल्डर से परचेज कर रहा है जी। तो इसमें किसी से एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आपकी कई केसेस में ऐसा होता है एओए बनी नहीं होती है। इवन इफ एओए बन गई है तो भी क्योंकि डायरेक्ट बिल्डर से कोई परचेज करता है तो उसमें किसी एनओसी की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब हम भी उसी कैटेगरी में थे। आसपास के जितने अपार्टमेंट यहाँ इंदिरापुरम में है, नोएडा में है, सभी उसी फॉर्मूले पे चलते हैं जी। अब ये एनओसी इंडक्ट कैसे हुई ये जानना जरूरी है। दो तरीके के केसेस होते हैं। एक तो डायरेक्ट परचेज फ्रॉम द बिल्डर, ठीक है, वो एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन उसे बोल देते हैं, कैटेगरी नंबर 1 जी। कैटेगरी 2 है जब कोई रीसेल फ्लैट होता है, सेल परचेज में यहाँ पे फर्स्ट रजिस्ट्री के बाद सेल्स परचेज होता है। सेकंड मतलब मैं बोलूंगा सेकंड सेल हुई, सब्सिक्वेंट सेल हुई। ठीक है। उस केस में यूपी अपार्टमेंट एक्ट में अगर आपकी एओए बनी हुई है तो 0.5% आपको सेकंड केस में जमा करना पड़ता है और वो आपका एक तरीके से सिंकिंग फंड का अमाउंट होता है जो आपको एओए में डिपॉजिट करना पड़ता है। ये जो 0.5% होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये आपकी रजिस्ट्री अमाउंट की वैल्यू होती है। हाँ, जितनी आपकी रजिस्ट्री वैल्यू है उसका 0.5% बिल्डिंग फंड भी बोल देते हैं। ठीक है। तो ये एक कैटेगरी अलग है जिसकी बात नहीं हो रही है जी। जो कैटेगरी नंबर 1 है जहाँ पे आप डायरेक्ट बिल्डर से फ्लैट खरीदते हैं जी, उसमें किसी से कोई एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। बिल्डर या तो डायरेक्ट अगर उसके अपने नाम से उसने बिल्डर फ्लैट लॉन्च किया है डायरेक्ट रजिस्ट्री करता है जी। हमारे केस में एक जॉइंट वेंचर था जीडीए और बिल्डर के बीच में और इसमें जीडीए और बिल्डर दोनों हमारे नाम पे रजिस्ट्री करते हैं जी। किसी एनओसी की जरूरत नहीं है। जब हमने एओए बनाया 2019 में जून में मई में रजिस्टर हुआ, उसके बाद हमने मेंटेनेंस को जब अगस्त के बाद उससे बात करना शुरू हुआ और अक्टूबर से हमने उसे मेंटेन करना शुरू किया अपार्टमेंट को, तो हमें मेंटेनेंस कलेक्शन हमने डायरेक्ट कर लिया। उसके बाद बिल्डर के पास जितने फ्लैट्स थे, पहली बात तो ये एनओसी का मुद्दा मेंटेनेंस से रिलेटेड है ना कि सिंकिंग फंड से। अच्छा, ठीक है, तो हम मेंटेनेंस पे पहले बात कर लेते हैं जी। तो जब मेंटेनेंस हमने स्टार्ट करना शुरू किया, सभी रेजिडेंट्स जो रह रहे थे वो तो मेंटेनेंस दे रहे थे जी, बिल्कुल। उसी से अपार्टमेंट का खर्चा चलने लगा। पर जो बिल्डर के पास फ्लैट्स थे, बिल्डर ने हमें कभी मेंटेनेंस नहीं दिया। तो दिसंबर 2019 आते आते और मिड 2020 आते आते बिल्डर का लगभग 40-50 लाख से ज्यादा मेंटेनेंस का बकाया हो गया। ठीक है। क्योंकि जो फ्लैट्स थे वो डायरेक्ट रजिस्ट्री कर रहा था, उसे किसी एनओसी की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। और हमारे पेमेंट नहीं करता था। फिर वो बायर जो है रजिस्ट्री कराने के बाद हमारे पास आता था जी कि जी मुझे मीटर चालू करना है। उसका मीटर पे उसके फ्लैट के आगे बैलेंस रहता था मेंटेनेंस का। बिल्कुल ठीक है। और वहां पे प्रॉब्लम आती थी जी। इस केस को हमने एक तरीके से हैंडल किया कि हमने रेजिडेंट्स को कहा कि भाई आप अपना आपको फ्लैट का ड्यू तो क्लियर करना पड़ेगा मेंटेनेंस का जी। क्योंकि रिकॉर्ड में वो चीजें हैं, नहीं तो वो निगेटिव रहेगा बैलेंस आपका। आप उसके लिए आप अपनी पॉकेट से पे करें। हम आपको एक अंडरटेकिंग देंगे कि ये ड्यू बिल्डर के ऊपर ही रहेगा, रिकवरी हम बिल्डर से करेंगे और जिस भी दिन ये रिकवरी हो जाएगी हम आपका पैसा वापस रिफंड कर देंगे। तो ये अंडरटेकिंग आप सामने जो भी बायर था उसको आप देते थे, रेजिडेंट्स को देते थे। हाँ, तो ये हमने इंटरिम में इसका सॉल्यूशन निकाला जी।
बट उसमें क्या हुआ कि वो बिल्डर से तो पैसा नहीं आ रहा था उस केस में, जी। ये तो फ्लैट ओनर से आ रहा था, उस पर दोहरी मार थी एक तरीके की। तो फिर हमने क्या किया, हमने जीडीए को अप्रोच किया और जीडीए को ये कहा कि भैया हमारा लगभग 50 लाख से ज्यादा मेंटेनेंस का ड्यू हो गया है बिल्डर के ऊपर, आप दिलवाइए। करेक्ट। तो काफी प्रेशर करने के बाद, काफी कम्युनिकेशन लेटर लिखने के बाद, मीटिंग करने के बाद अगस्त 2020 में जीडीए ने पहली बार लिख के दिया कि बिल्डर और हमने उन्हें कहा कि हमारी आप एनओसी इंडक्ट कीजिए, हमारी एनओसी के बिना बिल्डर कोई भी फ्लैट की रजिस्ट्री ना कर सके। ओके। तो पहली बार जीडीए ने ये हमें लेटर लिख के दिया कि आप बिल्डर को इंस्ट्रक्शन दी कि पहले आप एओए से एनओसी लेके आओगे जी, उनका सारा मेंटेनेंस का ड्यू क्लियर करोगे, वो एनओसी रिलीज करेंगे, इवन फॉर द फर्स्ट टाइम रजिस्ट्री, ओके, तब हम इसकी रजिस्ट्री करेंगे। तो और जितना भी उस दिन तक का मेंटेनेंस का बकाया था उस फ्लैट के ऊपर वो सबसे पहले क्लियर करेगी एओए, एओए को डिपॉजिट कराएंगे। हाँ। और एओए उनको फिर एक एनओसी देगी, तभी उस फ्लैट की रजिस्ट्री भी होगी। ये फर्स्ट टाइम इंडक्ट कराया हमने अपार्टमेंट के लिए जी, अगस्त 2020 में जी। और ये कम्युनिकेशन जीडीए ने डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस में भी दिया, और जिससे अगर कोई डायरेक्ट भी बिल्डर कभी रजिस्ट्री कराने की कोशिश करता था वो रजिस्ट्री नहीं हुई, उन्होंने हमेशा एनओसी मांगी और हमारी एनओसी के बिना वो रजिस्ट्री नहीं हुई। तो ये हमने एफर्ट करके ये प्रोसेस इंडक्ट कराया, एनओसी वाज नॉट देयर बाय डिफॉल्ट। ओके ओके। उसके बाद ये एनओसी का जो जीडीए ने लिख के दिया था वो सिर्फ मेंटेनेंस अमाउंट से रिलेटेड है जी, कि आप मेंटेनेंस अमाउंट डिपॉजिट करके जिससे कि उस फ्लैट का मेंटेनेंस क्लियर हो जाए। इसी दौरान जब ये प्रोसेस इंडक्ट हुआ और हमने बैकलॉग क्लियर करने के लिए बिल्डर को कहा, जीडीए से प्रेशर डाला, तो हमने लगभग पहले साल में इस प्रोसेस को इंडक्ट होने के बाद 55 लाख की रिकवरी बिल्डर से करी। ओके। 55 लाख मेंटेनेंस अमाउंट की रिकवरी हुई जी, और उस रिकवरी में वो फ्लैट्स भी थे जिनसे हमने डायरेक्ट मेंटेनेंस में पैसा ले लिया था, अंडरटेकिंग देके मेंटेनेंस का। करेक्ट। 15 फ्लैट मुझे आज भी याद है कि हमने वो पैसा रिफंड किया। ग्रेट। उन फ्लैट्स का, मतलब वो जो अंडरटेकिंग पे आपने जो लिख के दिया आपने उसको फुलफिल किया, जैसी वो में रिकवरी हुई बिल्डर से, आपने वो अमाउंट उन 15 रेजिडेंट्स को, उन फ्लैट ओनर्स को वापसी भी करी। दैट्स ग्रेट। उसके बाद से ये प्रोसेस फॉलो करना स्टार्ट हो गया लगभग 2021 में जी। वो प्रोसेस ट्रैक पे आ गया कि अगर कोई भी, ये बिल्डर भी समझ चुका था कि बिना हमारी एनओसी के वो रजिस्ट्री नहीं कर सकता जी, और ये सबको मार्केट में भी पता चल गया था कि एक एनओसी की जरूरत है, इस केस में मेंटेनेंस आपको ड्यू क्लियर करना पड़ेगा। तो हमने उसके बाद से जो भी फ्लैट्स की एनओसी दी है, सबसे पहले मेंटेनेंस का रिकवरी की है उस फ्लैट के लिए, जितना भी बैकलॉग था उस पे उस टाइम तक का, उसके बाद ही एनओसी दी है। ओके। इसके अलावा एनओसी का इसके बाहर कोई स्कोप नहीं था। ओके। वो मेंटेनेंस से रिलेटेड था, और हमने जो है लगभग 55 लाख की रिकवरी फर्स्ट ईयर की, और 2021 के बाद जब ओझा जी और आप बोर्ड में आ गए 2022 तक भी काफी मेंटेनेंस की रिकवरी उस पे हुई, 30-35 लाख का जैसे फिगर मुझे याद है। तो उस ये पूरा एनओसी का पिक्चर है कि जो बोला जा रहा है कि एनओसी इशू कर दी बिना सिंकिंग फंड या बिना ड्यूज लिए, जिससे नुकसान। तो इसका मतलब मैं अगर इस बात को क्रक्स बोलूं तो एनओसी और सिंकिंग फंड दो अलग अलग चीजें हो गई। हाँ, इसका सिंकिंग फंड से रिलेशन कोई है, हाँ। उस पे भी हम अभी डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें बीच में आया। तो एनओसी सिर्फ मेंटेनेंस अमाउंट से लिंक्ड है। एनओसी इशू करने का प्रोसेस हमने इंडक्ट जीडीए से इसलिए कराया था कि बिल्डर हमारा मेंटेनेंस क्लियर कर दे, एटलीस्ट जो फ्लैट हैंडओवर हो रहे हैं वो उस फ्लैट का पहले मेंटेनेंस क्लियर हो, उसके बाद हम एनओसी दें, तब जाके रजिस्ट्री हो फॉर द फ्रेश फ्लैट्स, फॉर द जो फर्स्ट टाइम रजिस्टर हो रहे हैं। करेक्ट। और फिर भी हमारे कुछ ऐसे फ्लैट्स थे जो बिल्डर ने हैंडओवर नहीं किए या हैंडओवर नहीं हुए, उनका हमारा ड्यू चला आ रहा था जी। तो हमने जीडीए को दोबारा लेटर लिखे कि भैया ये भी ड्यू काफी हो गया है। शायद 2022 तक आते आते वो लगभग 1 करोड़ की फिगर आ गई थी जी। बहुत सारी रिकवरी, 55 और 35 लगभग 80-90 लाख रुपए रिकवरी भी हुआ मेंटेनेंस का बिल्डर से 2022 तक, पर उसके बाद भी 1 करोड़ की फिगर आ गई थी जो मेंटेनेंस की उसके ऊपर ड्यू था और जिसका हम मंथली स्टेटमेंट भी बिल्डर को भेजते थे और कॉपी भी हमने जीडीए को भेजी है 2022 तक जी। फिर जब जीडीए ने उस पर एक्शन नहीं लिया तो हमने जीडीए को लिखा कि भाई आप इसकी रिकवरी कराइए, जो भी इसके ऊपर टोटल ड्यू है लगभग 100 करोड़ के आसपास। जीडीए में हमने लेटर लिखे और फिर हमने देखा कि बिल्डर की जो प्रॉपर्टी अपार्टमेंट में थी, जो भी हम आइडेंटिफाई कर पाए, क्योंकि मोस्टली प्रॉपर्टी बिल्डर बेच चुका था। ये कहना कि वो प्रॉपर्टी 80 नहीं रजिस्टर हुई है गलत है, क्योंकि आप अगर किसी के साथ एग्रीमेंट कर चुके हैं और मोस्टली फ्लैट बिक चुके हैं, उसमें से 8-10 कुछ ऐसे फ्लैट बचे हैं, तो उसका रियलिटी ये है कि लोगों को फ्लैट बिक चुके हैं, उनके पोजेशन नहीं हुए। करेक्ट। आप उसे फ्रेश सेल नहीं कह सकते जी, हाँ, कि वो बिक गए हैं। हाँ, उनके पोजेशन हुए। अब मान लिया आपने कोई फ्लैट खरीदा, आपके फ्लैट में डिलीवरी में टाइम लगा, आपका एग्रीमेंट 5-7 साल पुराना हो गया, आप पोजेशन लेने आएंगे
तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए या आपको फ्लैट मिलना चाहिए उसे So, कहीं ना कहीं तो मैं विवेक भैया ये वाली बात बोलूंगा कि ये तो अगर हम लोग उनको इस तरह की पोजीशन देने में उसमें कोई रोकते हैं तो ये हमारी फेलो रेजिडेंट्स के साथ कहीं ना कहीं हार्डशिप है। हाँ आज वो लोग हमारे पड़ोसी हैं, हमारे नए मित्र हैं जो हमारे साथ रेजिडेंट्स बनने वाले हैं, और अगर हम उनको ये सारी चीजें रोकते हैं, उनको मना करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग उनके साथ एक मतलब हार्डशिप कर रहे हैं। हाँ, वो एक आर्म ट्विस्टिंग का तरीका हो सकता है इनडायरेक्टली, जो ये को नहीं करना चाहिए। उस पर हम सिंकिंग फंड के केस में भी बात कर लेंगे, बट ये कभी भी नहीं किया गया। हाँ, थोड़े टाइम के लिए अगर चीजें, जैसे हमने बिल्डर की एंट्री रेस्ट्रिक्ट करी अपार्टमेंट में, सारे मूवमेंट रोक दिए 2020-21 में, और उसे पुश किया कि आप अपार्टमेंट में एंट्री नहीं कर पाओगे, कुछ भी काम नहीं कर पाओगे जब तक कि आप रिकवरी मेंटेनेंस हमारा नहीं देते हैं। जीडीए से लेटर निकलवाया, एनओसी का प्रोसेस इंडक्ट कराया, उसके बाद किसी न किसी तरीके से हमने कोशिश की कि बिल्डर को फ्री एक्सेस ना अपार्टमेंट में हो। जब उन्होंने एक लेवल पे 10-10, 15-15 फ्लैट करके उन्होंने अंडरटेकिंग के साथ हमें मेंटेनेंस की रिकवरी स्टार्ट हुई, और जो मैंने बुलाया 55 लाख 2 साल में, और फिर 35 लाख 2022 में रिकवरी हुई। उसके बाद हम भी जिन फ्लैट्स की रिकवरी होती थी उसी में काम करके उसका पोजीशन हम दिलवा देते थे। तो इट वाज कंप्लीटली रिलेटेड टू मेंटेनेंस अमाउंट। तो ये झूठ बोला जा रहा है कि वो एनओसी दे दी बिना रिकवरी के, वो गलत है। हमने रिकवरी बिल्डर से करी है। अगर इंटरिम टाइम के लिए रेजिडेंट से कोई रिकवरी हुई है तो वो रिकवरी हमने वापस रेजिडेंट को, और वो आप बता भी रहे हैं कि आपने 15 रेजिडेंट्स के लगभग आपने उनको दी है। उसका सारा कम्युनिकेशन ईमेल पे और सोशल मीडिया पे और जीबीएम में हर जगह कम्युनिकेटेड भी है। तो मैं फिर इस बात को ऐसे बोलूं विवेक भैया कि ये जो भी वॉइस ऑफ सिस्टी के रिपोर्ट कार्ड में लिखा हुआ है कि 80 फ्लैट्स के वो दे दी, ये इट मींस ये सच नहीं है, ये झूठ है कंप्लीटली। एक अपनी बात को इलेक्शन में गलत तरीके से प्रेजेंट करने का तरीका है जी। मेरा ये मानना है कि अगर आप हर साल एक इलेक्शन होते हैं, और इनका बैकग्राउंड हमेशा झूठ बोलने का रहा है कि लास्ट ईयर जो भी एजेंडा आइटम, ऐसे वेग एजेंडा आइटम बना दिए जो हमें पता था ये कभी पूरे नहीं कर पाएंगे। ना तो इनके पास समय था, ना इंटेंशन थी, और झूठ बोल के लोगों को इलेक्शन में 5-5 में मैंडेट आ गया, वो फ्रैक्चर्ड मैंडेट था। उसके बाद भी एक ऐसी स्थिति अपार्टमेंट के साथ थी, तो हमने बड़े समझदारी से, जब 15-20 दिन तक डेडलॉक सिचुएशन हो गई, पूरा साल बर्बाद करने के बजाय हमने 2 लोगों ने रिजाइन कर दिया। वो रिजाइन इसलिए किया कि भाई चलिए ठीक है, साथ के लोग हैं, जिस भी तरीके से हमारा ये मन था कि बिल्डर के साथ जो लड़ाई है पूरी मजबूती से लड़ी जाए, और हमें कहीं ना कहीं शक था कि वो आने से उनके यूएस के जो भी लास्ट टाइम थे कि वो उतनी मजबूती से नहीं लड़ी जाएगी। फिर भी हमने, कोई ऑप्शन नहीं था, वो मानने को तैयार नहीं था। हमने 2 लोगों ने रिजाइन किया, उन्होंने अपना बोर्ड बनाया और पूरा साल बोर्ड चलाते रहे जी। वो उन्होंने 2 बोर्ड मेंबर बाहर से भी लिए, तो वो तो 7 वर्सेस 3 की मेजोरिटी पे उन्होंने बोर्ड चलाया जी। और उसमें पूरा साल जो भी उनके वायदे थे वो सबको पता है, कोई भी वायदा वो पूरा नहीं कर पाए जी। 8 महीने तक अपार्टमेंट में बूम बैरियर टूटे हुए हैं, बंद पड़े हैं, कहीं लिफ्ट का में कोई मेंटेनेंस नहीं है, साफ सफाई नहीं है। उसके बाद आपका फायर का सिस्टम का बुरा हाल है, चारों तरफ मेंटेनेंस सही नहीं हो रहा है। ऊपर जो काम शुरू करा है उसमें क्वालिटी वर्क नहीं है, चाहे बिल्डिंग रिपेयरिंग पेंटिंग का हो। मंदिर आस्था का विषय है, उसकी छत नहीं बनाई, वो छत टपक रही है, बाकी चीज़ें फिनिशिंग में लग गए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो पूरे अपार्टमेंट ने देखी है। चाहे वो डॉग्स का मैटर हो, झूठ बोलना जरूरी नहीं था डॉग्स के मैटर पे, वो सिर्फ वोट लेने के लिए झूठ बोल दिया, अभी भी कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर इसे बोले कि लास्ट 1 साल इस अपार्टमेंट का बर्बाद हुआ है मैं, और मेरे ख्याल में मैं अगर इस डिस्कशन के माध्यम से रेजिडेंट्स को कहूँ जी, तो बहुत ही समझदारी से और हमें अपार्टमेंट का सोचते हुए इस बार वोट करना है। और कभी भी फ्रैक्चर्ड मैंडेट किसी भी अपार्टमेंट के लिए ठीक नहीं है। लास्ट ईयर की सिचुएशन तो किसी तरीके से मैनेज हो गई जी। अब आगे फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है तो उसका नुकसान हम रेजिडेंट्स को होगा जी। और एक टीम जो पूरे एथिकली, सच बोलते हुए ईमानदारी से काम कर रही है, मुझे लग रहा है कि उस टीम को आगे आना चाहिए। इसमें सीनियर्स हैं, यंग लोग हैं, और बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम है। तो जो लड़ाई बिल्डर के साथ थी, अगर मैं मेंटेनेंस के मुद्दे पे दोबारा टच करूं, आप हमारे जब 2022 में बोर्ड चेंज हुआ तो मुझे ऐसा याद है 1.25 करोड़ के बीच में बिल्डर के ऊपर मेंटेनेंस ड्यू था जी। आज मुझे सुनने में आ रहा है कि मैं मंथली भी मेंटेनेंस का कैलकुलेशन करूं कि वो 2 करोड़ से ऊपर ड्यू हो गया है जी। और पिछले 1 साल में बिल्डर से रिकवरी की बात कर रहा हूँ जी, बिल्डर से 1 भी रुपया पिछले 1 साल में मेंटेनेंस की रिकवरी नहीं हुई है जी। और जबकि हमने 2022 में
एक प्रोसेस ऑलरेडी इनिशिएट किया था, जीडीए में लेटर लिखा था कि अगर आप बिल्डर रिकवरी हमारा इतना ड्यू हो गया है क्योंकि बहुत सारे फ्लैट्स ऐसे थे जिनका पोजीशन नहीं हो रहा था, तो आप इस पैसे की रिकवरी इसका फ्लैट एसेट बेच के कराइए और आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि इस पैसे की रिकवरी उस फ्लैट को सेल करके लगाए। आपको याद होगा कदम केतकी 001 में एक नोटिस 1.25 करोड़ का आज तक भी लगा अभी भी लगा हुआ है, और वो सिर्फ उसी रिकवरी के लिए था कि हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जीडीए को अप्रोच करेंगे और इस पे वो एक रिकवरी नोटिस बनाएंगे और इस फ्लैट को सेल करके हमारे मेंटेनेंस की रिकवरी होगी। मुझे दुख इतना है इस बात का कि पिछले 1 साल में एक भी लेटर पिछली ओए ने जीडीए को नहीं लिखा, ना जीडीए से कोई फॉलोअप किया, ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कोई फॉलोअप किया, और वो मेंटेनेंस की रिकवरी जो की तो आज की डेट में बिल्डर के ऊपर ड्यू है, जो कि बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये आपके क्वेश्चन का ये आंसर है, और सभी रेजिडेंट्स के लिए मेरे ख्याल में एक सच्चाई है कि कोई भी एनओसी जो जारी होती है वो सिर्फ मेंटेनेंस के ड्यू को क्लियर करने के बाद आपको देनी है। आप उस एनओसी को नहीं रोक सकते, और हमारे केस में हमने डायरेक्ट बिल्डर से रिकवरी करके मेंटेनेंस के ड्यू क्लियर करके तब वो एनओसी दी है। सो लोग भी ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई भी इस तरह की रिकवरी की बात करते हैं मेंटेनेंस की पिछले 1 साल में वॉइस ऑफ सस्टी टीम के बंदे, तो कहीं ना कहीं वो एक बार पूरी सोसाइटी के सामने आना चाहिए, बैंक अकाउंट में क्रेडिट एंट्रीज को दिखाई देना चाहिए या उसके प्रूफ्स आने चाहिए। नहीं, वो मेरे ख्याल में सभी रेजिडेंट समझदार हैं जी, उन्हें ये सवाल या तो डायरेक्ट पूछ लेने चाहिए जी। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जब बहुत सारे सोशल मीडिया पे क्वेश्चंस और क्वेरीज फ्लोट हो रही हैं, तो मैं कहा चलो आपने मुझे बोला कि विवेक जी इस पे एक डिस्कशन होना चाहिए, इस पे लोगों के लिए एक मैसेज जाना चाहिए, तो हम उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो क्या सही तरीका है और कैसे हुआ है जी। अब ये लोग झूठ बोलकर कुछ भी करना चाहते हैं इलेक्शन के टाइम पे, वो उनकी मर्जी है। हमारी मंशा कभी वैसी नहीं रही, वैसी होनी भी नहीं चाहिए। एक सोशल वर्क में जब अपार्टमेंट के लिए आप काम करते हो, पूरी ईमानदारी से और जिम्मेदारी से काम होना चाहिए, जिसमें अपार्टमेंट का नुकसान ना हो जी। थैंक यू सो मच विवेक भैया। और मैं सभी रेजिडेंट से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी भी अगर किसी की कोई क्वेरीज हैं मेंटेनेंस को लेके, कोई एनओसीज को लेके, सो आई थिंक विवेक भैया आपको थोड़ा सा ये टाइम या अपना ये निकालना पड़ेगा कि आप किसी की भी कोई क्वेरी हो, आपके पास कोई कॉल आती है तो आप प्लीज इसको रिजॉल्व कीजिए। मेरे टेन्योर का या जिस भी बोर्ड में मैं रहा हूँ, मैं कोई भी सवाल का हमने पहले भी हर एक सोशल मीडिया पे भी आंसर किए हैं। पिछले 1 साल से तो कोई आंसर नहीं कर रहा है जी, बट हमने जो भी सोशल मीडिया पे क्वेश्चन आए हैं, पर्सनली क्वेश्चन पूछे हैं, ईमेल किए हैं, हमने सबके आंसर किए हैं जी। और अभी भी कोई उस टेन्योर के लिए कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो हम बिल्कुल उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।